हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मंजिल एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आप सबका। दोस्तों, अभी हमारी सीरीज चल रही थी रीट की। जो पात्रता के पेपर हुए थे 2022 में, उन पेपरों में स्पेशली उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड के सॉल्यूशन का जो हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें हमने शिफ्ट 1 जो पेपर हुआ था उसको आप कल यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसको सोल्व करके हमने कल डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों शिफ्ट 2 का। शिफ्ट 2 में लेवल 2 को डिस्कशन करेंगे, जिसमें उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड दोनों पे हम चर्चा करेंगे। अगर कोई विद्यार्थी अभी भी जैसे लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड चूज करना चाहता है, लेवल 1 वाला हो चाहे लेवल सेकंड वाला हो, अगर वो कहते हैं ना दोस्तों, इस रीट पात्रता पेपर में डूबते को तिनके का सहारा अगर कोई टॉपिक देगा या सब्जेक्ट देगा तो वो आपको उर्दू लैंग्वेज देगा। क्योंकि इसमें से जो मंजिल एकेडमी से लगातार जुड़ा हुआ है, जिस जो एप्लीकेशन पे देख रहा है, पढ़ रहा है, वो आराम से 30 में से 30 या 30 में से 29 नंबर आराम से लेके आ जाएगा। तो ये आप, मैं कॉन्फिडेंशियली इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि जो हमारा पिछला रिजल्ट है आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। अगर आप इससे संबंधित रीट पात्रता पेपर का उर्दू लैंग्वेज का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो संपूर्ण कोर्स के लिए आज ही आपको प्ले स्टोर से मंजिल एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें पूरा वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज टेस्ट और पीडीएफ पूरी आपको इसमें मिल जाएगी। ओके, कोई और क्यूरीज हो आपकी तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये दोस्तों शिफ्ट 2 का पेपर है 2022 का। ओके, 2022 की रीट पात्रता का पेपर है ये, और ए सीरीज है। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, आप जब भी फॉर्म भरो, आपने लैंग्वेज फर्स्ट में कौन सी लैंग्वेज चूज करी है और लैंग्वेज सेकंड में आपने कौन सी लैंग्वेज चूज करी है, ध्यान रखना आप। ये ना हो कि आप यहाँ पे पहले में लैंग्वेज में हिंदी कर दो और चूज फॉर्म में आपने हिंदी चूज करी और आप यहाँ पे सोलो उर्दू का कर रहे हो। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ओके, जबान फर्स्ट उर्दू। पहला सवाल है दोस्तों, 31 नंबर सवाल है। ठंडा होना के माने क्या है? ठंडा होने के माने क्या है? तकलीफ से जिंदगी गुजारना, मर जाना, बुरा भला कहना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मर जाना। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जेल में से कहावत है, ये मुहावरे में से पूछा गया दोस्तों। मुहावरे का मीनिंग पूछा है। जेल में कहावत कौन सी है भाई? गुट गुट कर मरना, दिल टूट जाना, एक घाट पानी पिलाना, हाथ बटाना। ज्यादा तो दोस्तों इसने ऑप्शन ऐसे रखे हैं जैसे हम ये ध्यान रखने कि ना अगर आखिर में आ जाए तो वो मुहावरा आता है, लेकिन इसने देखो चारों ही ऑप्शन में ना लिख दिया है, ना आखिर में नून और अलिफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक घाट पानी पिलाना। एक घाट पानी पिलाना ये क्या है? कहावत है। बाकी तीनों दोस्तों क्या है? मुहावरे हैं। आगे बढ़ते हैं। कभी लफ्ज के शुरू शुरू या आखिर में कोई जुज्व बढ़ाया जाता है। अगर ये जुज लफ्ज के शुरू में बढ़ाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? शुरू में, शुरू से साबिका, शुरू से साबिका। साबिका का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, अगर कोई लफ्ज शुरू में बढ़ जाता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं हिंदी में, उर्दू में कहते हैं साबिका। और अगर हिंदी में जाएंगे अपन, परते, ये आता है किसी लफ्ज के आखिर में लगाया जाता है परते को, और परते को उर्दू में कहते हैं लाहिका। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, ये मौसूला, ये ज़मीर की किस्म है, और मादुला ये वाव की जो अलग अलग वाव कितने प्रकार के होते हैं उसमें से वाव की एक किस्म मादुला, मतलब वाव मादुला भी हो सकता है या मादुला भी हो सकता है। ठीक है, जब हुरूफ तहजी का डिस्कशन करते हैं ना तब उसमें इसकी डिटेल बताई हुई है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों। ये आपको एक इस तरीके की निशान दिया गया है। ये निशान क्या है? ये आपके रमूज औकाफ में से सवाल पूछा गया है। इस निशान को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कौसैन कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा वाले को क्या कहते हैं? कौसैन। सकता दोस्तों पता है आपको, कोमा को कहते हैं। वक्फा, इस कोमा के नीचे एक बिंदी और लगा दो, ये वक्फा हो जाएगा। और खत, जिसको अपन फुल स्टॉप लगाते हैं ना, इस तरीके से लाइन खींचते हैं कोई सेंटेंस पूरे होने के बाद में, उसको खत्मा कहते हैं। लेकिन अगर दो लाइन खींचते हैं तो आप इसको, ये खत हो जाता है। ओके, चलिए। गुस्सा, हिकारत, इस्तेजाब और खौफ वगैरह के जज्बात के इजहार के लिए
जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे क्या कहते हैं गुस्सा और हिकारत में? तो दोस्तों फजाइया निदाइया आपको पता है, एक वर्ड आता है फजाइया या निदाया, जिसका सिंबल इस तरीके से होता है, एक ये लाइन, फिर इसके ये नीचे बिंदी। ठीक है, ये फजाइया की सिंबल होती है। सवालिया किताब सभी जानते ही हैं। वाविन ये रहा, वाविन इन्वर्टेड आपके कोमा में आता है। ठीक है, और इसके बाद में, सॉरी दोस्तों एक सेकंड, यहाँ पे 34वां सवाल देखिएगा, 34वां सवाल नंबर 34, इसका सी ऑप्शन है दोस्तों। कौसैन तो वो कौमा का वाला आ गया ना। अगर आपको कौसैन पूछा है तो कौसैन तो वो कोष्टक वाला आ गया ना, कोष्टक वाला, ये वाला। यहाँ पे देखिएगा, आप वापस समझिएगा एक बार। जो 34वां सवाल है ये आपको इन्वर्टेड कोमा वाला पूछा है। इन्वर्टेड कोमा को तो बोलते हैं वाविन, ये वाविन की अलामत पूछी जाती है इसमें। ठीक है, दोनों के अंदर। अब आपको देखो यहाँ पर ये लाइन दी गई है, ये इसका पूछा है। नीचे ध्यान दें आप, ये देखो इसके लाइन में, ये बीच में, दोनों इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो सिंबल दिया ना, इसका पूछा है ये वाला। वापस देख लो एक बार, इन्वर्टेड कोमा के बीच में ये लाइन, इस तरीके से लाइन खींची ना, इसको कहते हैं खत। और दोस्तों कौसैन का सिंबल होता है कोष्टक वाला, इस तरीके से कोष्टक, वो कौसैन का होता है। ओके, और सकते का मैंने बता दिया, और वक्फा का इस तरीके से कोमा लगाकर इसके नीचे बिंदी लगती है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, और सवाल नंबर 35 में दोस्तों ये निदाइया फजाइया हो ही जाएगा आपके। सवालिया का इस तरीके से, और वाविन का मतलब इन्वर्टेड कोमा, 2 कोमा इधर और 2 कोमा इधर, इस तरीके से ये वाविन की अलामत हो गई। और ये खत्मा की इस तरीके से फुल स्टॉप वाला। जेल में से क्या मुहावरा है? अब इसमें हमें ये पहचान करनी है कि इनमें से मुहावरा कौन सा है। सवाल नंबर 6, 36वां बोल सकते हैं आप इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हुक्का पानी बंद करना, ये मुहावरा है। बाकी एक पंथ दो काज, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये तीनों दोस्तों क्या है, कहावत है। ज़बान और अदब के अलावा दिगर मज़ामीन को बेहतर और मौसर अंदाज में पढ़ाने के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है? इसमें से ज़बान और अदब को के अलावा दूसरे मज़ामीन को बेहतर और असरदार अंदाज में पढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़बान पर कुदरत, इमला, रस्मुल ख़त, तलफ़्फ़ुज़ से वाक़फ़ियत, क़वाइद और ज़बान अदब की नज़ाकतों का इल्म, मंदरजा बाला सभी। अब इसमें देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल इसमें तीनों ही चीज़ें, अगर आपको किसी भी टॉपिक को, किसी भी मज़ामीन को अगर बेहतर और असरदार बनाना है तो ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 38 देखिएगा, कामयाब तदरीस के उमूर हैं मुतअल्लिम, मुअल्लिम, स्कूल, निसाब, तरीक़ाए तदरीस। अब याद रखिएगा, इन ऑप्शनों के बेस पर देखें तो इसमें एक ना एक चीज़ की कमी है। सारे ऑप्शन अगर देखें कि भाई आपके एक कामयाब शिक्षण के लिए मुतालिम भी ज़रूरी है, मुअल्लिम भी ज़रूरी है, स्कूल भी ज़रूरी है, पाठ्यक्रम भी ज़रूरी है, और शिक्षण विधियाँ भी ज़रूरी है। इन ऑप्शनों में हम देखें तो एक ना एक कमी रहेगी। जैसे इसमें देखें हम तो इसमें स्कूल नहीं है, यह गलत हो गया। और इसमें आपके देखें तो इसमें निसाब नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें मुतालिम नहीं है, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 नंबर इसमें सही हो जाएगा। तदरीस से पहले मनसूबाबंदी करना, यानी कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये तदरीसी फ़िज़ा कहलाती है, तदरीसी फ़िज़ा। तमहीदी सबक, ये प्रस्तावना वाले जो सवालात होते हैं, वो मौल्लिम की मिसाली बुलंद ख्वानी, ये भी नहीं होता। और मुतालिम की तकलीदी, जिसको स्टूडेंट्स अनुकरण करते हैं ना, उसको बोलते हैं तकलीदी बुलंद ख्वानी। मुआवन निसाबी सरगर्मियाँ क्या क्या है इसमें? ऑप्शनों पे देखिए, बज़्म अदब का क़याम, बहस व मुबाहिसा, तकरीरी व तहरीरी मुकाबले, मज़कूरा सभी। दोस्तों मुआवन निसाबी सरगर्मियाँ, यानी कि जो पाठ्यक्रम के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल है इसमें? तो बज़्म अदब का क़याम, ये दुरुस्त है। वाद विवाद, ये भी दुरुस्त है। बहस व मुबाहिस का मतलब वाद विवाद प्रतियोगिता। तकरीरी और तहरीरी मुकाबले, ये भी मतलब मौखिक और जो आपके लिखित होती है मुकाबले, वो भी बिल्कुल इसमें शामिल है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इम्तिहान के खौफ और तनाव से तलबा को बचाने के लिए क्या ज़रूरी है? 41 में सवालात की ज़बान सादा और सलीस हो। सलीस का मतलब वही आसान हो, बिल्कुल सही बात है।
गैर ज़रूरी सवाल ना पूछा जाए, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। दरसी किताब और निसाब का सामने रखा जाए, बिल्कुल ये भी बात भी दुरुस्त है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ज़बान की किस्में हैं कौन कौन सी? आवाज़ों की ज़बान या इशारों की ज़बान, अलामतों की ज़बान या इशारों की ज़बान, इशारों या आवाज़ों की ज़बान, आवाज़ों या अलामतों की ज़बान। तो दोस्तों 43 में अलामतों की ज़बान, इशारों की ज़बान, सॉरी, इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान, तीनों ऑप्शन इसमें, यानी कि तीनों अगर एक साथ जहां पर आपको दिखाई दे वो सही है। यहां पर ये देख लीजिएगा, ये वाला इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान। तलबा के सही तलफ़ुज़ और पढ़ने के सलीके का अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस चीज़ से? सही तलफ़ुज़ होना और पढ़ने का सलीका कैसा है उसका, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है दोस्तों? खामोश मुताले के ज़रिए? नहीं। खामोश मुताले के ज़रिए आप तलफ़ुज़ का पता कैसे लगाएँ? उसका तलफ़ुज़ मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका वो उच्चारण जिसको बोलते हैं, उच्चारण। बुलंद ख़्वानी के ज़रिए ये पता लगाया जा सकता है कि उसका उच्चारण या इसका सही तलफ़ुज़ कैसा है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ हुआ था? 44 में दोस्तों, अमेरिका में हुआ था 1963 में, 1963 में। ओके, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर एक पैराग्राफ है, लोक गीतों में देहात और कस्बात की समाजी जिंदगी के सारे रंग साफ नजर आते हैं। अगर शादी का घर हो तो घर की सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सजधज, बारातियों के नाज और नखरे, समधनियों पर की जाने वाली चोटें और फब्तियाँ, सास ननदों की तकरार, देवर भाभी की छेड़छाड़, रत जगह सेहरे मिन्नतें, रुखसती, झूमर, टिकिया, मेहंदी, अपटन, लाल बनने और हरियाली बनने का सारा लिबास और तमाम जेवरात इनमें मौजूद हैं। बरसात का बयान हो तो बिजली, कोयल, मोर, कौवा, पपैया, नदी नाले, ताल तलैया, बाग बगीचे और झूले वगैरह सब शामिल हैं। और जानदारों का जिक्र हो तो गाय, भैंस, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, गर्ज, कोई गोशा ऐसा ना होगा जो लोकगीतों में ना आया हो। अब बढ़ते हैं आगे इसके सवालों को लेकर। सवाल नंबर 45 कहता है कि देहात और कस्बात की समाजी जिंदगी में कस्बात क्या है दोस्तों? वाहिद एक जमा है, वाहिद मुतकल्लिम है, जमा मुतकल्लिम है। इसका मतलब ये कस्बात कस्बे की जमा है दोस्तों, कस्बा, ठीक है, कस्बा की जमा है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देहात और कस्बात की समाजी जिंदगी के सारे रंग कहाँ नजर आते हैं? लोकगीतों में नजर आते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कहाँ पे नजर आते हैं? लोकगीतों में। रत जगह के माने क्या है? रत जगह ये तो सभी जानती हैं दोस्तों आप, यानी कि रात को जागना, अपन जिसको बोलते हैं ना राती जोगा, राती जोगा, जो शादी से पहली रात को जिसको बोलते हैं राती जोगा। 48 में देखिएगा दोस्तों, सास ननदों देवर भाभी में क्या मुख्तलिफ है दोस्तों? अब ये सवाल बड़ा टेढ़ा था दोस्तों, और मजबूरी में एग्जामिनर को भी यानी कि बोर्ड को भी इसमें सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों को सही मानना पड़ा था। क्यों मानना पड़ा था? देखो भाई, अगर एक तरीके से देखें कि भाई सास ननदों देवर भाभी, यानी कि इसमें मुख्तलिफ अगर पता करना है तो आपको पता है कि सास ननद और भाभी ये तीनों स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, बाकी देवर जो है वो पुल्लिंग है। इस हिसाब से तो डी ऑप्शन था, ठीक है। और सास देवर भाभी ये तीनों एक वचन है, और ननदू जो है ये बहुवचन है, यानी कि वाहिद और जमा जिसको कॉन्सेप्ट उर्दू में बोलते हैं। तो ये इस हिसाब से अगर वाहिद जमा का अपन एक तरीके से इस डायग्राम में सेट करें तो ये ननदू ऑप्शन सही होता है। इसका मतलब जेंडर के हिसाब से तो देवर सही हो रहा है और वाहिद जमा के हिसाब से ननद सही हो रहा है। तो इन दोनों ऑप्शनों को सही माना था बोर्ड ने। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, दूल्हा और दुल्हन क्या है आपस में? दूल्हा और दुल्हन आपस में एक दूसरे के मुतजाद हैं दोस्तों, विलोम शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं, विलोम शब्द, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंटोनिम्स। माजी, हाल, मुस्तकबिल किसकी किस्म है? इस्म की है, एक सिफ्त की है, एक ज़मीर की है, या
ज़माने की है। बिल्कुल, ये तो आसान है दोस्तों, ये ज़माने की है, माजी, हाल और मुस्तकबिल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर अगला देखिएगा दोस्तों, मुब्तदा और ख़बर किसके उनसर हैं दोस्तों? मुब्तदा और ख़बर किसके उनसर हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल बोनस दिया गया है इसमें। क्यों? कि देखो जुमले का भी ये उनसर है, जाहिर सी बात है इसमें, ठीक है, जुमले का भी ये उनसर माना जाता है। और अगर देखा जाए तो किसी के बारे में चर्चा की जाए, क्योंकि मुब्तदा के बारे में अगर जो चीज़ खबर दी जाएगी वो खबर सिफ्त के रूप में भी हो सकती है। भाई उसका एडजेक्टिव या विशेषण के तौर पर अगर कोई मुब्तदा के बारे में खबर दी जा रही है तो वो सिफ्त के तौर पर भी कही जा सकती है। या ज़मीर के किसी के बारे में अगर ज़मीर सिफ्त के तौर पर इस्तेमाल हो तो उसके बारे में कही जा सकती है। इसमें ये बोनस दिया गया था, ये सवाल 51 का। ठीक है, चलिए, जब क्योंकि आपको पता है दोस्तों जुमले के दो जुज होते हैं, एक मुब्तदा और एक खबर। मुब्तदा यानी कि अगर किसी के बारे में बात कही जा रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमीद एक तालिब इल्म है, तो यहाँ पर हमीद क्या है? हमीद मुब्तदा है। अगर उस हमीद के बारे में कोई चीज़ आपको बताई जा रही है, कोई खबर आपको बताई जा रही है, तो वो खबर में आ जाएगी। अब हमीद क्या है? तालिब इल्म है, तो तालिब इल्म वो क्या है? खबर हो जाएगी। ओके, अगला सवाल देखिएगा, जब दो या दो से ज़्यादा जुमले मिलकर एक मफहूम को अदा करें और नहवी एतबार से ये जुमले बराबर की हैसियत ना रखते हो तो क्या कहेंगे उसको? 52 में दोस्तों उसको जाहिर सी बात है ताबे जुमले कहते हैं। क्या कह रहा है? जब दो या दो से ज़्यादा जुमले मिलकर एक ही मफहूम को अदा करें, यानी कि एक जुमला दूसरे जुमले के मातहत हो, तो उसको कहते हैं ताबे जुमले। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ है, पहले उसको पढ़ते हैं। गरीब मुसाफिर ये मंज़र देखकर और भी परेशान हुआ, यहाँ तो हालत और भी खस्ता है, यानी कि ख़राब है। इससे यही कहा गया था कि शहर जाओ, खलीफा की खिदमत में हाजिर हो, अपनी परेशानी और मुसीबत का हाल बयान करो, खुदा ने चाहा तो तुम्हारी सब परेशानी दूर हो जाएगी। बस यही ख्याल दिल में लिए वो चलता रहा, अपनी मुसीबतों से निजात पाने और हासिल होने वाली खुशबू के हसीन ख्वाब देखता रहा। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो ये मंज़र देखने को मिला। उसने महसूस किया कि जो कि सूखी रोटी पानी में भिगोकर, जो होता है ना गेहूँ, जो इसी तरीके से पानी में भिगोकर खाने वाला शख्स भी कुछ कम परेशान हाल नहीं है, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान है। वो मेरी तरह बेताब और उदास नहीं मालूम होता। बहरहाल मुसाफिर मायूसी के आलम में मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। चलिए, मुसाफिर ये मंजर देखकर और भी परेशान हुआ। इसमें मुसाफिर क्या है? मुसाफिर तो दोस्तों इसमें फाइल है। फाइल किसको कहते हैं? सब्जेक्ट को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं इसको कर्ता। तो यहाँ पर मस्जिद में मतलब मंजर देखकर और भी परेशान हुआ। परेशान कौन हुआ? मुसाफिर हुआ। अब सवाल करें कौन हुआ? मुसाफिर हुआ। तो जो कौन का जो उत्तर निकलता हुआ आपका फाइल होता है। चलिए, मुसाफिर ये मंजर देखकर जुमले में देख क्या है? मुसाफिर ये मंजर देखकर, अब देखना क्या है दोस्तों? देखना जाहिर सी बात है एक क्रिया है। क्रिया है कि नहीं? हेल्पिंग वर्ब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसका मतलब उर्दू में क्या हो गया? ये फ़ेल हो गया। 55 में आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 55। जो कि सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने वाला शख्स, फ़ेल की कौन सी किस्म है? फ़ेल की किस्म पूछी है दोस्तों यहाँ पर। तो इसमें दोस्तों फ़ेल मुतअद्दी हो जाएगा। फ़ेल मुतअद्दी हो जाएगा। ओके, अब आपको पता है दोस्तों कि भाई माना यानी कि जो फ़ेल माने के एतबार से तीन किस्में होती हैं फ़ेल की। फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल नाक़िस। फ़ेल लाजिम में क्या होता है दोस्तों? फ़ेल लाजिम में काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक ही जाता है, तो फ़ेल लाजिम होता है। काम का असर अगर मफ़ऊल तक जाएगा तो फ़ेल मुतअद्दी हो जाएगा। और किसी भी काम पर असर नहीं डालने वाला फ़ेल वो क्या हो जाएगा? फ़ेल नाक़िस हो जाएगा। अब जो कि सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने वाला शख्स, तो इसका असर क्या हुआ? फ़ेल नाक़िस ही तो हुआ दोस्तों इसमें। 55 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका।
उसने महसूस किया कि जो कि सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने वाला शख्स, जुमले में जो क्या है, जो कि सूखी रोटी क्या है, पूरा सेंटेंस है, जो कि सूखी रोटी क्या है भाई इसमें, तो ये मफऊल है दोस्तों। उसने महसूस किया, किसने, उस मुसाफिर ने क्या महसूस किया, जो कि सूखी रोटी पानी में भिगोकर, जो कि सूखी रोटी, तो ये मफूल हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से उसके चेहरे पर सुकून व इत्मीनान था। ये जुमला की मिसाल है, ये जुमले की मिसाल है 57 में। ये दोस्तों फ़िल मुतअद्दी की मिसाल है यहाँ पर। क्यों, उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान था। अब जाहिर सी बात है, काम का असर इस पे कहाँ पड़ रहा है, किसी पर असर पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है ना। सिर्फ असर साबित कर रहा है कि भाई उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान था, सिर्फ असर को साबित करे, ना तो फाइल तक उसका असर रहे, ना मफऊल तक जाए, बल्कि खुद पर उसका असर साबित करे, तो फ़िल मुतअद्दी होता है 57 में। ठीक है दोस्तों। जिससे किसी इस्म की खास हालत या कैफियत का इल्म हो, खास हालत या कैफियत का इल्म हो, नाम ही आ गया दोस्तों इसमें तो है। जिससे किसी इस्म की खास हालत या कैफियत का इल्म हो, कैफियत, यहाँ पर भी कैफियत आ गया नाम, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 59, जो किसी इस्म या फ़ेल की कमी, ज़्यादती या नापतोल के लिए इस्तेमाल होती है, उसे क्या कहते हैं। नापतोल आ गया नाम, नापतोल। अगर आपने कल जो पेपर देखा है, अगर उसको, हाँ, हमने डिटेल में डिस्कस किया था, सिफ्त की किस्में मैंने डिटेल में समझाई थी, ज़मीर की डिटेल में समझाई थी, तो इसमें दोस्तों जाहिर सी बात है सिफ्त मिक़दारी हो जाएगा। ये तो ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सिफ्त को ज़मीरी कहते हैं। सिफ्त निस्बती, जिसको आप, मैंने उदाहरण भी दिया था, अरबी घोड़ा, घोड़े की निस्बत किससे है, अरब से है। सिफ्त ज़ाती, किसी पर्टिकुलर या व्यक्तिगत किसी चीज़ या शख्स की कोई विशेषता बताई जा रही हो, हालत या कैफियत बताई जा रही हो, तो सिफ्त ज़ाती हो जाएगा। ओके, चलिए। ज़मीर शख्सी की सूरत कौन सी है इसमें भाई, ज़मीर शख्सी की, एक वो जो बात करता है उसे मुतकल्लिम कहते हैं, ठीक है। जिसकी निस्बत का जिक्र किया जाता है उसे गायब कहते हैं, जिससे बात की जाती है उसे मुखातिब कहते हैं। मंदरजा वाला सभी, बिल्कुल सही बात है ये दोस्तों। आपने देखा होगा इंग्लिश के अंदर दोस्तों, एक फर्स्ट पर्सन होता था, एक सेकंड पर्सन होता है, एक थर्ड पर्सन होता है। यानी कि आई, माई और मी, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। यू, योर और यू, ये सेकंड पर्सन हो गया। ही, शी, इट, नेम, ये थर्ड पर्सन हो गया। यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी कि मैं, मेरा, मुझे, ये फर्स्ट हो गया, जिसको उर्दू में मुतकल्लिम बोलते हैं। यू, योर, यू, तुम, तुम्हारा और तुम्हें, ये मतलब गायब, हाजिर हो गया, उर्दू में हाजिर बोलते हैं, यानी कि सेकंड पर्सन हो गया। और थर्ड में जिसको गायब बोलते हैं, ही, शी, इट, नेम, यानी उसका, वह, वो, ये चीज़ें, ये सारी इसमें ज़मीर की किस्म आती है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपके लैंग्वेज फर्स्ट का पेपर, लेवल 2 का। अब हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज सेकंड। ओके, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हुरूफ इल्लत है इसमें से, तो दोस्तों इसमें क्यों के और इसलिए, आपको पता है दोस्तों कि आपको हुरूफ अत्फ की कुल 7 किस्में आपने पढ़ी होगी, वसल, इस्तदराक, हुरूफ अत्फ, इल्लत, इस तरीके से। तो उसमें क्यों के और इसलिए का सिंबल हुरूफ अत्फ या हुरूफ इल्लत में पाया जाता है दोस्तों। का, के की दोस्तों हुरूफ रफ्त या इजाफत में पाया जाता है, और पर, को, तक, ये इस तरीके से ये हुरूफ इस्तदराक में पाया जाता है। ठीक है। बारात लफ्ज़ है, बारात लफ्ज़ क्या है दोस्तों, इसमें ख़ास है, इसमें कैफियत है, इसमें जमा है, इसमें नकरा है दोस्तों। बारात में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये इसमें जमा हो जाएगा। वो लड़का जो फेल हुआ है वो उसका दोस्त है। यहाँ पर ख़त कशीदा अल्फाज जो लिखा हुआ है, ये क्या है दोस्तों, जो 63 के अंदर, तो दोस्तों ये ज़मीर मौसूला, यानी कि वो ज़मीर जिसके बारे में बात कही जा रही है, तो यहाँ पर उस लड़के के बारे में बात की जा रही है जो फेल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़मीर मौसूला हो जाएगा। हुरूफ दायरा है 64 में, देखिएगा आप, हुरूफ दायरा है ये वाला, जीम, चे, है, खे, जीम, चे, है, खे। ठीक है, दायरे वाला हुरूफ जिसमें कुछ दायरा बनता हो, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ओके,
झेल में ज़रबुल मिसल नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों। कहावत कौन सी नहीं है इसमें से 65 में? बंदर के गले में मोतियों का हार, ये कहावत है दोस्तों। दूर के ढोल सुहाने, ये भी कहावत है। नई जवानी मांझा ढीला, ये भी कहावत है। आंख में धूल डालना, ये मुहावरा है दोस्तों। ये क्या है? मुहावरा। तो यहां पर डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेवला सांप खाता है, इसमें खत कशीदा हुर्फ सांप क्या है दोस्तों 66 में? तो यहां पर दोस्तों नेवला सांप खाता है। नेवला क्या है? नेवला फाइल है। नेवला खाता है क्या है? सांप खाता है। तो सांप क्या हो गया? मफूल हो गया। बी ऑप्शन हो गया। खाता है क्या हो गया? ये फेल हो गया। ओके, चलिए अब अलामत पूछी है दोस्तों। दोस्तों 67 का बिल्कुल ये एक अलामत पूछी है आपको, इसकी अलामत कौन सी होती है? तो ये खत की अलामत होती है दोस्तों। अभी फर्स्ट पेपर में भी फर्स्ट लैंग्वेज वाला जो सवाल था वो भी यही था दोस्तों। सक्ता की अलामत आपको पता है इस तरीके से होती है, कोमा इन्वर्टेड, छोटी वाली कोमा एक। और राबता की अलामत दोस्तों आपको पता है, एक इस तरीके से बिंदी होती है, एक इस तरीके से बिंदी होती है, फिर यहाँ से वो राबता की अलामत होती है। ठीक है, ये दोनों एकदम एग्जैक्ट गोल गोल बिंदियां होती है राबता में। और वाविन की आपको पता है दोस्तों, दो इन्वर्टेड कोमा होते हैं, दो इन्वर्टेड कोमा, इसके बीच में कोई बात होती है, ये दोस्तों वाविन की अलामत होती है। खत नस्ताली किन दो खतों के मिलने से वजूद में आया? दोस्तों ये कई बार सवाल पूछा है, हर एग्जाम में रीट वाले पात्रता पेपर में ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो खत नस्तालिक, नस्ख प्लस तालीक, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उर्दू जबान के लिए कौन सा कौल दुरुस्त है? बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो यहाँ पर देखें हम, उर्दू ज़बान मुख्तलिफ़ ज़बानों के मिलाप से वजूद में आई है, बिल्कुल सही बात है। उर्दू आसान, आम फहम और शीरी ज़बान है, बिल्कुल सही बात है। उर्दू ज़बान मोहब्बत, शफ़क़त, मानवियत, मुआविनत और अख़ुवत और यकजहती का पैगाम देती है, बिल्कुल मंदरजा वाला सभी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उर्दू में कुतुब की तिबाअत के लिए कौन सा रस्मुल ख़त वाइज है? अगर आपको कोई किताब छपवानी है तो उसके लिए कौन सा रस्मुल ख़त इस्तेमाल किया जाएगा 70 में? तो दोस्तों इसमें ख़त नस्तालिक ही लिखा जाएगा आपके। ठीक है। उर्दू ज़बान की तदरीस के अमूमी मकासद कौन से हैं? कौन से ऐसे उसूल हैं जो उर्दू ज़बान की तदरीस में काम में लिए जाते हैं? उर्दू ज़बान से लगाव पैदा करना, बिल्कुल सही बात है। उर्दू लिखने और पढ़ने में महारत पैदा करना, ये भी सही बात है। सही तलफ़ुज़ और क़ुव्वत मतख़यला की नशोनुमा, यानी कि जो रचनात्मक डेवलपमेंट है बच्चे का, ख्याल करने की, सोचने की जो क्षमता है उसका विकास करना, मंदरजा वाला सभी, ये बात बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समाअत की खामियों को दूर करने का तरीका कौन सा है? समाअत की खामियों को दूर करने का तरीका दोस्तों, मुतकल्लिम अपनी गुफ्तगू और दिलचस्पी और दिलकशी पैदा करे, ये बात भी बिल्कुल सही है। अपने लहजे के ज़ेर वबम का ख्याल रखकर, बिल्कुल सही बात है। बोलने की रफ्तार को मियाना रवि रखते हुए सामे को अपनी जानिब मुतवज्जो रहने की ताकीद करना, ये बात भी सही है। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस सिन्फ की तदरीस में मौल्लिम खुद एक किरदार होता है? खुद एक किरदार होता है मौल्लिम। अब दोस्तों 73 में जाहिर सी बात है, ड्रामा आपने अगर देखा होगा, ड्रामा में एक्टिंग की जाती है, रोल निभाया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि गज़ल तो सिर्फ पढ़कर सुनाई जाती है, मरसिए में मातम किया जाता है, रुबाई 4 मिसरों वाली एक नज़म होती है। ड्रामा एक ऐसी सिन्फ है जिसमें एक्टिविटी करता है, खुद एक्टिविटी, शारीरिक एक्टिविटी करता है, एक्टिंग करता है एक तरीके से वो। चलिए, आसान से मुश्किल की तरफ इस तदरीसी उसूल का मकसद क्या है आखिर? 74 में तलबा की साबिका मालूमात और तजुर्बात का ख्याल रखा जाए, ये बिल्कुल इसका मकसद है। इब्तदा में वो चीज़ें पढ़ाई जाए जो आसान और बाकायदा हों। आसान का ही पूछ रहा है, बिल्कुल आसान ही होनी चाहिए। आसान और सहल से आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ मुतवज्जो किया जाए, बिल्कुल यही बात कह रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सी मनसूबाबंदी में निसाब और मजूज़ा यौम के दरमियान मुताबिकत रखी जाती है? कौन सी मनसूबाबंदी में निसाब और मजूज़ा यौम के दरमियान मुताबिकत रखी जाती है? तो दोस्तों सालाना मनसूबाबंदी होती है ना, उसमें इस तरीके के बीच में मुताबिकत रखी जाती है, सामान्यता रखी जाती है। ओके, तख्ता सिया का इस्तेमाल नहीं होता है, किसमें नहीं होता है भाई दोस्तों? ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल आप शिक्षण करवा रहे हो तो उसमें इन चारों ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ब्लैक बोर्ड का या तख्ता सिया का इस्तेमाल नहीं होता? तलफ़ुज़ की मश्क
बिल्कुल किया जाता है। अखज़ माने माने याद करवाने में किया जाता है। नज़म की वजाहत यानी कि आप कोई पोइम पढ़ा रहे हो और उसका वर्णन कर रहे हो, तो नज़म की वजाहत में तो ब्लैक बोर्ड काम में लिया जाएगा। अगर आप बच्चों को खामोश ख्वानी, साइलेंट तरीके से बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, कि बच्चों को आप आदेश दे रहे हो बिल्कुल साइलेंट, अब चुपचाप आपको खुद मुताला करना है खामोश ख्वानी करके, तो उस वक्त बोर्ड का कहाँ इस्तेमाल होगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यौमिया तदरीस का आखिरी मरहला क्या है? यौमिया तदरीस का 77 में, तो दोस्तों अहादा, अहादा का मतलब होता है वापस पुनरावलोकन, पुनरावर्ती, पुनरावर्ती जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, पुनरावर्ती, ठीक है, पुनरावर्ती पर्शन, ये अहादा में आ जाएगा। ओके, जांच, बुलंद ख्वानी, खामोश मुताला, ये सारी चीज़ें बीच के या शुरुआती स्टेज के हैं। बाकी दैनिक पाठ योजना जिसको बोलते हैं ना, यौमिया तदरीस का मतलब हो गया दोस्तों दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना इसकी आखिरी स्टेज होती है पुनरावर्ती पर्शन, जिसको आहादा बोलते हैं। अगर आप इसकी शिक्षण विधियों को हिंदी और उर्दू के कंबाइन रूप में अगर आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मंजिल एकेडमी का आप नाम मात्र कोर्स बना हुआ है पूरा, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। निश्चित तौर पर ज़िंदगी में आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जिस सवाल में 3 या 4 जवाब दिए जाएं और सिर्फ एक सही हो, वो क्या कहलाता है? 78 में, तो जाहिर सी बात है कसीर इंतखाबी सवालात कहते हैं उसको, कसीर इंतखाबी सवालात। तफसील में 3-4 ऑप्शन नहीं दिए जाते, मुख्तसर में और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। कसीर इंतखाबी सवालात यानी कि बहुत सारे कंटेंट आपको ऐड करना है। जैसे जो हमारा कंपटीशन एग्जाम होता है ना, अब हमें सिलेबस दिया जाएगा, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस, लेकिन सवाल होंगे सिर्फ 60 ही। जैसे मान लो एसएसटी का सिलेबस है, अब उसमें 60 सवाल दिए जाएंगे, लेकिन कितना बड़ा मैटर है, तो बहुत मैटर अगर कम शब्दों में समेटने का काम किया जाएगा कसीर इंतखाबी सवालात में। इस्तिलाहें, तारीफ़ें और उसूल रटवाने के बाद उनकी मिसालें किस तरीके में फ़राहम की जाती है? 79 में दोस्तों, इस्तखराजी तरीके में। दोस्तों मैंने कल भी इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था दोस्तों, इस्तखराजी और इस्तक़राई तरीका, इसका बच्चों को हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। अब इसका कन्फ्यूज़न फिर से दूर कर देता हूं मैं आपके। आप उर्दू और हिंदी को इस तरीके से कंबाइन रूप में इसको समझें। आप इसको समझें निगमन विधि, हिंदी में अगर आपने पढ़ा हो तो निगमन विधि, और इसको आप समझे आगमन विधि, ठीक है, आगमन विधि। अब निगमन में पहले क्या होता है, नी से नियम याद कर लो आप, और आगमन से उदाहरण याद कर लो, आगमन से उदाहरण या एग्जाम्पल या मिसाल, और नी से नियम कायदे, नी से नियम उसूल वगैरह। तो इस्तखराजी तरीके में मतलब निगमन विधि में पहले नियम बताए जाएंगे और उसके बाद मिसालें दी जाएगी, और आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाएगा और फिर उसके बाद में नियम बताए जाएंगे। तो इस्तखराजी का मतलब निगमन विधि, इस्तकराई का मतलब आगमन विधि। समझ में आ जाएगा? तो यहां पर पूछिए क्या है, तारीफें उसूल पहले रटवाए जाते हैं और उसके बाद में मिसाल दी जाती है दोस्तों। तो इस्तखराजी तरीका राइट आंसर हो जाएगा। हिज्जे की मश्क और जांच का एहतमाम किस तरीका तदरीस में किया जाता है? हिज्जे की मश्क, तो दोस्तों जाहिर सी बात है इमला नवेसी में किया जाएगा। हिज्जे की मश्क भी करवाई जाएगी आपकी इसमें, और जांच का एहतमाम भी किया जाएगा इसमें। फिर एक पैराग्राफ है, सौदागर तोते ने जो ये माजरा सुना तो वो भी उसी तरह कपकपाया, पिंजरे में घिर पड़ा और ठंडा हो गया। सौदागर ये देखकर बहुत रंजीदा हुआ, रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा, कोसने लगा। हाय, मैंने ये कैसी गलती की, अगर मैं ये बात ना कहता तो क्या हर्ज हो जाता। इंसान की जबान ही आग है, कभी ये खिरमन जमा करती है तो कभी इसमें आग लगती है। ये जबान जो चाहे कर दे, अफसोस हजार अफसोस। वो रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा। यहां पर सौदागर ने रो धोकर तोते को उठाया और पिंजरे से बाहर फेंक दिया। तोता जमीन पर गिरते ही उड़ा और एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा। सौदागर ने हैरान होकर पूछा, ये क्या माजरा है? तो यहां पर देखिएगा, सौदागर का पैगाम सुनकर तोते पर क्या गुजरी, क्या करने लग गया तोता? वो हंसने लगा या रोने लगा, या पिंजरे में गिरकर ठंडा हो गया या डर गया? तो पिंजरे में गिरकर ठंडा हो गया, सी ऑप्शन। ये तो पैराग्राफ में से सवाल आप आराम से कर ही लोगे।
इंसान की जबान ही आग है, इस जुमले का मफहूम क्या है आखिर? दोस्तों इसका मतलब है इंसान जबान से हर किसी को फतेह कर सकता है, इंसान जबान से रंजोगम दे सकता है, इंसान जबान से ही दुश्मनी करवा सकता है। यानी कि तीनों बात इसमें सही है। डी ऑप्शन सही हो गया। अफसोस हजार अफसोस इस्तिलाह में जुमला है। कौन सा जुमला? ये चिन्ह देख रहे हैं आप, सिंबल। अफसोस अगर बयान किया जा रहा है किसी भी सेंटेंस में तो उसमें आपके अफसोस नाम आ गया। अफसोस कलमा तासुफ, तासुफ से अफसोस याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप इस्तफामिया मत कर देना। आप इसमें इस्तफामिया निदाया फजाइया का सिंबल होता है जो। ठंडा हो गया, इसका मतलब क्या है दोस्तों? ठंडा हो जाना 84 में, तो मर जाना, मर गया वो। जेल में गलती की जमा है, गलती, दुरुस्ती, अगलात, मतरूक और ममासिलत। अच्छा सवाल है दोस्तों ये। तो अगलात इसकी जमा हो जाएगी, किसकी? गलती की। मंदरजा झेल अशार को पढ़कर दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। इतने में जो रो चली हवा की, किस्मत ही चमक गई फिजा की। होने लगी जुगनों की बारिश, फितरत के जमाल की तराविश। रोशन था इस कदर अंधेरा, गोया होने को था सवेरा। जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में पर लगे हुए थे। पीपल तो चिनार बन रहा था, हर शाख से नूर छन रहा था। जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। ये बाला नज़म किसके खाली, इसके खालिक कौन है दोस्तों? इसमें अब सोच रहे होंगे कि यार अगर इकबाल होता तो हम जुगनू कर देते इसमें, लेकिन इसका ऑप्शन था दोस्तों सिकंदर अली वजद। सिकंदर अली वजद। अच्छा सवाल था ये, क्योंकि जिसने सबक पढ़े थे ये उसमें से सबक के अंदर ही ये आपके उठाया गया सवाल था ये। चलिए, रोशन था इस कदर अंधेरा, इस मिसरे में कौन सी सिनात है? रोशन था इस कदर अंधेरा, तो दोस्तों इसमें रोशन था, रोशन और अंधेरा, रोशनी और अंधेरा दोनों आपस में मुतजाद हुए कि नहीं हुए दोस्तों? तो तजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुगनू अलामत है किसकी? रोशनी की, अंधेरे की, परछाइयां की या जुल्मत की? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जुगनू चमकता है रात में, तो रोशनी की अलामत है ये। जुगनू इस तरह से उड़ रहे थे, हीरो में पर लगे हुए थे। इसमें सिनत क्या है 89 में? तो इसमें तशबिया दी गई है दोस्तों। जुगनू को हीरे से तशबिया दी गई है, क्योंकि जुगनू रात में इस तरीके से चमकता है जैसे हीरे चमक रहे हो। मुबालगा किसी चीज को बड़ा चढ़ा कर बयान करना। ठीक है। लफ्ज जमाल का मुतरादिफ क्या है? जमाल के माने क्या होता है दोस्तों? खूबसूरती। अब आपको यहां पर पूछा क्या है? मुतरादिफ ही तो पूछा है, ये खूबसूरती। इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 में सी। ओके। चलिए, ये आपको दोनों पेपर आपके टेलीग्राम चैनल पे अपने पे मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे आपके। इसके आंसर भी आंसर शीट भी मैंने अलग से निकाल के आपके इसमें ऐड कर दी है, तो आप इसमें से देख लीजिएगा दोस्तों। एक दो बार इस वीडियो को देखें, आपकी पेडागोजी भी समझ में आ जाएगी और एग्जाम का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करने की दरख्वास्त है और लाइक शेयर का तो देखो गुजारिश ही कर सकते हैं, बाकी आप जैसा बेहतर समझें। मेरा काम था आपको इसमें पेपर सोल्व करवाना। इंशाल्लाह जल्दी ही एक और सीरीज, इसकी जो तीसरी शिफ्ट है उसका भी पेपर हम सोल्व करेंगे। एग्ज़ाम से पहले आपका माइंड सेट किस तरीके से एग्जामिनर का माइंड सेट होता है उसकी तुलना में हम आपको तैयारी करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप पूरे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन पे कोर्स बना हुआ है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।